नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जिसमें आज हम लोग सुनेंगे शेखर जोशी जी की एक प्रसिद्ध कहानी गलता लोहा। तो गलता लोहा कहानी जो कि 6वें दशक के हिंदी कहानी में लिखी गई है और शेखर जोशी की रची यह कहानी है। शेखर जोशी जी का जन्म 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी प्रमुख कहानियों में कोसी का घटवार है, सात के लोग, दाज्यू हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये इनके कहानी संग्रह हैं। और आपका निधन हुआ था सन 2022, यानी कि अभी पिछले साल ही आपका निधन हुआ है। आप नई कहानी आंदोलन के पुरोधा थे। आपने प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व किया है और आपकी कहानियाँ भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। आपकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है और ये दाज्यू कहानी भी हमारे चैनल पे मौजूद है। और इसके अलावा विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी ही बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों का संग्रह हमारे चैनल कथा साहित्य दर्पण में संकलित है, तो आप उन्हें भी सुने अपनी ज़रूरत के अनुसार, चाहे वह यूजीसी नेट की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा से संबंधित कहानियाँ हों, एक दुनिया समानांतर कहानी संग्रह की समस्त कहानियाँ, इसके अलावा अन्य विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई कहानियों का संग्रह हमारे चैनल में मौजूद है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार उनको सुने। तो आइए चलते हैं शेखर जोशी जी की कहानी गलता लोहा पर। गलता लोहा शेखर जोशी जी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है। शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन बहुत ही कम है। उन्होंने वास्तविक अर्थ गांधीर्य का उतना अधिक लेखन शैली में प्रयोग किया कि टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठक से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंच जाता है, तो मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। तो आइए चलते हैं शेखर जोशी की कहानी पर। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह गूंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोटों से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने की पहली खाली निहाई पर दौड़ती हथौड़ी की खनक, जिसे वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बेट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते अब यह सब काम नहीं होता था। यही क्या, जन्म भर से पुरोहिताई के बूते उन्होंने घर संसार चलाया। अब भी वह वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन परिश्रम, व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे ही सहारा पाने की नियत से उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा, आज गढ़नाथ जाकर चंद्रजत जी के लिए रुद्रपीठ करना है। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कह सकता। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोहन उनका आश्चर्य न समझता, ऐसी बात नहीं, लेकिन पिताजी इस तरह अनुष्ठान कर पाए उसका वैसे अभ्यास नहीं और ना ही वैसी गति। पिता की बातें सुन भी उसका मन भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं देता। जैसे हवा में बात कह दी गई हो, वैसी अनुमति नहीं रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से मुट्ठी गर्म होते लोहे को उलट पलट कर रहा था और मोहन दूर से मिट्टी हटाकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी नज़रों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अपने बचपन की दुनिया में लौट गए। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ, आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा रहता था। दोनों हो होकर हंस दिए। कुछ क्षण के लिए वे दोनों जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की 4 दीवारी में उतरते हैं।
थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बाज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं। फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर उससे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना के रखे थे। वही सुबह सुबह प्रार्थना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बहुत उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र का कोई सवाल न आने पर वह सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उनको संतुष्ट कर देता। तब वे उसे फिसड्डी बालक को दंड देने के लिए मोहन को कहते, पकड़ इसके कान और लगा इसके 2 उठक बैठक। वे आदेश देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन को कई बार बेत मारे या कान खींचे थे। मोहन के प्रति थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या का भाव भी धनराम प्रारंभ से ही रखता था और उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव भी रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में यह बात बैठा दी गई थी कि जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए और किसी तरह सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता। और धनराम, वह गांव के दूसरे खेतिहर मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभी उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनुआ, 13 का पहाड़ा तो सुना? 12 का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया। 13 एकम 13, 13 दूनी 24, सटाक। संटी की एक छड़ी उसकी पिंडलियों पर मास्टर साहब ने लगाई और वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव करता, जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर, पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उसको दोबारा पहाड़ा सुनाने के लिए कहा तो तीसरी सीढ़ी पर पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेत का उपयोग करने के बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। किताब की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता में नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही कि बाप ने उसके धौकने फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर धन चलाने वाले की विद्या सिखाने लगा। फ़र्क इतना था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उससे अपनी पसंद की बेत चुनने की छूट दे देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़, बेत, हत्था जो भी हाथ लगता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गाँव वालों को याद ही नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर साहब की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्रों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया। दान दक्षिणा के बुते वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी बंसीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया।
बालक मोहन लंबा पतला स्कूल का रास्ता तय कर जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्यावसनी बालकों का उदाहरण देकर उसको उत्साहित करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंसीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर मोहन का डेरा तय कर दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर ही गांव लौटता। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पटेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पर पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस प्रकार पहुंचने में सफल हो सके कि इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और भविष्य में बच्चों को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी में एक संपन्न परिवार का युवक उमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जताई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दें, जहां 4 प्राणी वहां एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बल्कि शहर में रहकर वह अच्छी तरह से पढ़ लिख सकेगा। वंशीधर जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान के दर्शन कर लेते हैं, उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए, बिरादरी का यही तो सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बंटवाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाची और भाभियों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया। अरे मोहना, थोड़ा दही तो ला दो बाजार से। अरे मोहन, ये धोबी को कपड़े दे आओ। मोहन, 1 किलो आलू तो ला दो। और दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बताना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा। थोड़ा बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना सका। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी। रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का सवाल था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर मोहन गांव आया। जब वह लौट कर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों BA MA मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5 वर्ष का यह समय भी बीत गया। मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखाने और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब कोई भी मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बात करने लगते। मन ही मन उनको विश्वास था कि एक दिन वह बड़ा अफसर बनकर लौटेगा, लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया, उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षा देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण देने का दोष न लगने का संतोष ले वंशीधर आगे बढ़ गए। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटता रहा। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ बचपन से अब तक के मोहन के जीवन के कई प्रसंगों
पर मोहन और धनराम बातें करते हैं। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेद से निकाल भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार कर दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने के लिए काफ़ी समय लग गया। धनराम ने उसे वापस बेद पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देती तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में ले वह फिर वही बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों को शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना भी पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रगट में उससे कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से सरसी पकड़कर दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट से सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मोड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर दिया और धनराम के हाथों से हथौड़ा ले नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धौकनी फूकने पर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघर गोल रूप दे डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही न मिला। वह अवाक मोहन को देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम के संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा से देखा। उसकी आंखों में सजग चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी न किसी प्रकार की हार जीत का भाव। तो इस तरह आपने सुनी शेखर जोशी जी के द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी गलता लोहा। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी। तो इसी उम्मीद के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने मित्रों में शेयर करें और यदि कहानी पसंद आए तो इसको लाइक अवश्य करें। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। तो फिर मिलेंगे इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।